अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अडयाला जेल के बाहर एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं हम सब। इमरान खान साहब का केस चल रहा है और हम अपने रब से पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की जल्द रिहाई होगी और ये गलत केसेस ख़त्म होंगे। आज भी अगर आप देखिए तो इमरान खान साहब को नाजायज़ अंदर रखा हुआ है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गए जिन केसों में जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारियां डाली गई थी। सबसे जो ख़तरनाक केस जो खान साहब के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में बनाया गया, जो जुल्म अजीम था कि अपने साबिक वज़ीर आज़म पे आप एक ऐसा केस बनाएं जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। साइफर केस की बात कर रहा हूँ, तो साइफर केस ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ 1400 साल 1450 साल इस्लाम की तारीख में ज़िना पे सज़ा तो सुनी थी, निकाह पे सज़ा देने की कोशिश इमरान खान साहब को की गई, जो उनके खिलाफ इद्दत का एक इंतहाई नाजायज़, गलत और अखलाक से गिरा हुआ केस बनाया गया। उसमें भी अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को बरी किया बाइज़्ज़त, और बुशरा बीबी को भी। और साथ में तोशा खाना केस में भी इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हुए और उनकी सारी जो उन पर इल्ज़ामात थे उनको अदालतों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब जो आपने नए केसेस और बनाए उसमें तो उसका फैसला तो आएगा, लेकिन जिन केसेस में 1 साल से रखा हुआ था और जिसमें इमरान खान साहब बरी हुए, तो इमरान खान साहब को आपने अंदर क्यों रखा हुआ है और वो 1 साल नाजायज अंदर रखने का जिम्मेदार कौन है? और कौम का जो 1 साल जाया हुआ जेल में और जो 2 साल से पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुका हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं जो पाकिस्तान के बहुत मामे बने हुए थे कि 2 साल से तो इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है ना, 2 साल से तो इमरान खान वजीर आजम नहीं है ना, 2 साल से तो शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा नहीं है ना, 2 साल से तो हमारे तरीन साहब वजीर खजाना नहीं है, 2 साल से मैं पार्लिमानी उमूर नहीं हूं, 2 साल से स्पीकर असद कैसर स्पीकर नहीं है, 2 साल से आपके मनपसंद चहीते जिनको बार बार आप आजमा चुके हैं आपने बैठाए हुए हैं। अब आपसे सवाल है, 16 महीने में उन्होंने क्या कर दिखाया? और उसके बाद जब अनवार साहब की हुकूमत आई, वो और ये पिछले 6-7 महीने लगा लें, आप मुझे बताइए, हम तो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, अवाम को किस चीज की सजा दी जा रही है? महंगाई की क्या सूरत हाल है? क्या 35-40 हजार का मुलाजिम महीना गुजार सकता है? क्या लोग आज अपने बिलों के पैसों के लिए अपनी बच्चियों की बालियां नहीं वो गिरवी रख रहे या बेच रहे? क्या कंगन नहीं बेचे जा रहे? क्या बच्चों की फीसों के लिए लोग जो है फाका करने पे मजबूर नहीं है? क्या इस वक्त एक मोटरसाइकिल चलाने वाला एक आम शख्स या एक वाइट कॉलर शख्स वो इस वक्त अपनी दवाइयों के पैसे, अपने नॉन नफके के पैसे, अपना घर चलाने का इंतजाम कहां से कर रहा है? बिजली के रेट्स इमरान खान की हुकूमत में क्या थे और आज क्या है? डॉलर का रेट इमरान खान की हुकूमत में क्या था और आज क्या है? पेट्रोल प्राइसेस इमरान खान की हुकूमत में क्या थे और आज क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की इमरान खान की हुकूमत में क्या सिचुएशन थी और आज क्या है? आपका जो ट्राइबल बेल्ट है, अमन और अमान की इमरान खान की हुकूमत में क्या सिचुएशन थी और आज क्या है? काबुल में अमन आ रहा था, अफगानिस्तान में अमन आ रहा था, आपके ताल्लुकात बन रहे थे, तुर्की से आपके ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे, ईरान से आपके ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे। MBS साहब मोहम्मद बिन सलमान साहब खुद दौरा करके पाकिस्तान आए और इमरान खान साहब को अपना शाही मेहमान बनाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे। आप हमें बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकर्दगी बमुकाबला शाह महमूद कुरैशी की कारकर्दगी, आप हमें बताइए। वजीर आजम इमरान खान जो फॉर्म 45 वाला था और फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ का मुकाबला करके बताइए क्या सिचुएशन है? क्या आज इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उनके नीचे पाकिस्तान में अमन उमान आ गई है और उनसे तो क्रिकेट नहीं संभाली जा रही? आज क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है, आज अमन अमान का बेड़ा गर्क हो गया है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, जिनको कभी फ्रेंडली मैच में हम कभी कभी जितवा दिया करते थे। आपको वसीम अकरम का वो मैच याद होगा। तो आज आप बांग्लादेश से जीतने के जोगे नहीं है। आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। फैसलाबाद में एक मशहूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बैठ के बंद हो गई। हमारे दौर में 50,000 पावर लूम्स बनी थी, दोबारा स्टार्ट हो गई थी। इस वक्त फैसलाबाद की इंडस्ट्री बैठ गई है, इस वक्त कराची की इंडस्ट्री बैठ गई है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रही, कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लड़ाई के घर में कोई पैसा नहीं लगाता। आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको अमन और अमान लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स से बात करनी पड़ेगी।
آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا. آپ کی انا کو تسکین مل گئی. وہ اتنا بڑا آدمی ہے, وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ لیڈر ہے. وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ باوجود اپنے دل پہ بھاری پتھر رکھ کے جب اس کو یہ کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال ہو سکتی ہے, آپ خدا را 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیجئے. کوئی سیاستدان ہوتا وہ کہتا کیوں میں ملتوی کروں, میرا کراچی نکل آیا ہے, میرا لاہور نکل آیا, پورا KPK نکل آیا ہے, سارا پاکستان روڈوں پہ, میں تو جلسہ کروں گا. لیکن وہ سیاستدان سے زیادہ لیڈر ہے. اس نے مناسب جانا کہ اگر امن و امان کی بات ہے تو میں اپنی انا سے زیادہ پاکستان کو ترجیح دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے جلسہ کینسل کیا, عارضی طور پہ ملتوی کیا, حالانکہ جس دن اسی جگہ پہ محترم ہمارے بہت ہی سینئر لیڈرشپ کے بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے اعظم سواتی صاحب یہاں گفتگو فرما رہے تھے, اسی وقت میرے دائیں ہاتھ پہ ہمارے بڑے بھائی اسلام آباد سے جیتے ہوئے فارم 45 کے MNA شعیب شاہین صاحب ہائی کورٹ میں تھے. وہ وہاں پہ عدالت میں کھڑے تھے. ہمارا پورا انتظام موجود تھا. ہمارا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سر پہ کفن باندھ کے نکلا تھا. آپ مجھے بتائیے, جب آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو سر پہ کفن باندھنے پہ مجبور کرتے ہیں, آپ جمہوریت کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ایک جلسہ ہو جاتا, بات ختم ہو جاتی. اور اب 8 ستمبر کے جلسے کے لیے آپ کو بعد میں تفصیل سے شعیب بھائی بھی بتائیں گے. خان صاحب نے آج کہا ہے قوم تیاری رکھے, 8 ستمبر کا جلسہ ہم پرامن انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. پوری پاکستانی قوم کو درخواست ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اسلام آباد, راولپنڈی آپ نے نکلنا ہے, خیبر پختونخوا پہلے ہی تیار ہے, اور لاہور گجرانوالہ سب نے انشاءاللہ آنا ہے. ایک پرامن جلسہ ہم نے کر کے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ عمران خان صاحب آپ اگر جیل میں ہیں تو باہر ہر ایک شخص آپ کا ہر ورکر عمران خان ہے. انشاءاللہ 8 ستمبر کے جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں, ہم اس وقت جوائنٹ سیشن کی باتیں سن رہے ہیں. مرکزی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں, یہ حکومت 2021 میں بھی بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئی تھی, اب یہ پھر 2022 میں اب یہ پھر بھاگنے کی کر رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ یہ قانون سازی میں تبدیلی کر کے اس وقت اسلام آباد کیپٹل سٹی کے علاقے میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے اس کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں. نہ ہم کسی الیکشن کے التوا کے حق میں ہیں, نہ کسی ایکسٹینشن کے حق میں ہیں. ایکسٹینشن چاہے کسی کو بھی ملے, اس سے پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا. آئینی ترامیم کیے بغیر وہ ہو نہیں سکتا. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس میں, میں پارلیمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں, میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں, میں اپنی لائر تنظیموں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور علماء کرام غلامان رسول اور شاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کھڑے نہ ہوتے, سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں بدلنے لگا تھا. آج قومی اسمبلی سے انشاءاللہ اس پہ ایک متفقہ قرارداد بھی لائیں گے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی اس ختم نبوت کے قانون یا قرآن پاک کی حفاظت کے قانون یا شاعر اسلام کے تحفظ کے قوانین میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہ کر سکے. انشاءاللہ. بہت شکریہ.